कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल के साथ आरएएफ की तैनाती भी है। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री ने हालात के काबू में होने का दावा जरूर किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे और उन्होंने चाकू से बजरंग दल कार्यकर्ता के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। शहर के कई जगहों से तोड़फोड़ हुई, कई जगह आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। फिलहाल 144 धारा लागू है और स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद है। कानूनी तौर पर पूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्द से जल्द गुनहगारों को धर दबोचा जा सके, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। The full force deployment also, you saw the local police, logistic police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shivamoga city especially. So we declared 144 also. And the second thing, we declared the holiday for the schools as well as colleges and all the educational institutions also. और बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन शहर की सड़कों पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। बीती रात हत्या के बाद आज दिन भी देखिए किस तरह से तनावपूर्ण नजर आया। शहर की सड़कों पर बड़ी तादाद में भीड़ भगवा झंडा लेकर निकली। विरोध दरअसल ये यहां पर जाहिर कर रहे हैं, जल्द से जल्द गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग करते भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो कर्नाटक के शिवमोगा में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, फिलहाल गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सीएम बसवराज बोम्मई ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई का जो है भरोसा दिया है। Yesterday night there was a stabbing incident has been done and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से शिवमोगा में हालात तनावपूर्ण हैं। इस मामले में जहां पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, तो वहीं लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर नजर आ रहा है। बीती रात बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग निकले। पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है ताकि हालात काबू में रहे। और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दुख जाहिर किया और हत्या में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। ये जो घटना है कोई अचानक नहीं हुई। इस हर्षा को पहले भी कई बार अनेक बार जो है इसको लाइफ थ्रेट मिले हैं और उसके बारे में पुलिस को, शासन प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से कोई कार्रवाई न होना ये बहुत बड़ा एक संकेत करता है। और ये जो जिस तरह से पहले भी इन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वो किसी तरह से बच निकले थे। एक के बाद एक संपूर्ण देश में हिंदू युवक युवतियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार अविलंब इस बारे में जी अपने जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी के तख्ते पर लटकाए। और इस मामले में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने राजनीति होने की बात से इनकार करते हुए पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। The Congress party condemns the murder. The law should take its own course. I don't see any political angle in this. Already the Home Minister has given a statement about the whereabouts, the background and everything. We want a clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is,
action has to be taken. So even the justice has to be given to the family. और बजरंग दल की कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे इस बाबत पूछताछ भी की जा रही है। तो कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने इस हत्याकांड की निंदा की और दोषियों को सजा देने की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। I condemn this murder because we believe in non-violence. We believe in non-violence. Congress party is for non-violence. Whoever there as accused persons in this murder case, they must be booked, they must be immediately secured, and they must be punished according to law. I demand the Home Minister resignation. और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शिवमोगा हत्याकांड को लेकर पूछताछ एक संदिग्ध से की जा रही है। एक आदमी को हिरासत में लिया गया है जिससे से पूछताछ की जा रही है। 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की बेरहमी से कल हत्या कर दी गई और उसके बाद तेजी से पुलिस तलाश कर रही है दोषियों की, गुनहगारों की। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और इस हत्याकांड को लेकर, इस पूरी हत्या को लेकर उससे सख्त पूछताछ यहां पर की जा रही है। क्या कुछ पूछताछ के बाद निकलकर सामने आएगा, नजरें इस पर भी बनी हुई है कि आखिर किस मकसद से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को अंजाम दिया गया। 26 साल का ये शख्स था जिसे मौत के घाट कल उतार दिया गया, चाकुओं से गोदकर उसे मार दिया गया। अस्पताल जब ले जाया गया तो जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि गंभीर रूप से बजरंग दल का वो कार्यकर्ता हो चुका था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बहुत तेजी के साथ कानूनी तौर पर पुलिस आगे बढ़ रही है और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, संदिग्ध बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ भी की, आगजनी भी की। और हमारे संवाददाता हरीश उपाध्याय ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद है। हरीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी उसके बारे में? पुलिस का मानना है कि कुल मिलाकर 5 लोग इस क्राइम को कमिट किया है। उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का मानना है कि जो भी इस शख्स ने अभी इंफॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक एक पास्ट राइवल कारण से ये क्राइम कमिट किया गया है और 4 और लोगों को पुलिस ढूंढ रही है अब, और शायद दिन के कुछ ही घंटों में उनको अरेस्ट करने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि उनकी लोकेशन के बारे में भी उनको कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिला है और गवर्नमेंट भी कह रही है कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स बिफोर वी अरेस्ट देम। तो हरीश, माना जाए कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी यहां पर हुई है उसे हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि हिरासत में लेने के बाद तो कुछ घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। क्या ये गिरफ्तारी यहां पर मानी जाए? 100% इसको गिरफ्तार किया गया है और शायद कल सुबह इसको कोर्ट में पेशी किया जाएगा। पर उसके पहले 4 और इसके साथी जो है जिसने ये क्राइम कमिट किया है कल रात को, उनको अरेस्ट करने की कोशिश चालू है अभी। तो हरीश उपाध्याय हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 5 लोगों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, जो शुरुआती जांच में बात निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया हरीश जानकारी के लिए। और यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा हर घंटे बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया पर महायुद्ध का संकट मंडरा रहा है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया कि आने वाले कुछ दिन यूक्रेन पर भारी हैं और रूसी सेना किसी भी दिन यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकती है। अब इस महायुद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से अंतिम कोशिश शुरू हुई है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करने को तैयार हो गए हैं, हामी भर दी गई है। हालांकि साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दौरान कोई हमला नहीं हुआ, तभी बाइडेन रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दुनिया की नजरें अब इस मुलाकात पर आकर टिक गई हैं कि आखिर क्या इस मुलाकात से निकलकर सामने आता है। मकसद देखिए यही है कि युद्ध टल जाए, लेकिन युद्ध टलेगा या फिर महायुद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ेगा। इस मुलाकात के बाद काफी हद तक ये स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। तो दोनों दिग्गज जानकारी दे कि मुलाकात यहां पर कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से मान ली गई है। दोनों यानी कि मैक्रो और बाइडेन की तरफ से प्रस्तावित शिखर वार्ता के लिए ये तैयार हैं। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक अगर रूस हमला करता है तो अमेरिका कई प्रतिबंध यहां पर लगाएगा। अमेरिका का साफ कहना है कि रूस की तरफ से किसी तरह का कोई हमला यहां पर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई धोखा यहां पर नहीं होना चाहिए और इसी बाबत वो मुलाकात के लिए यहां पर
तैयार हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर फोन पर एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। 105 मिनट तक की यह बातचीत हुई है। इमैनुअल के दफ्तर की तरफ से बताया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक समाधान समर्थन करने पर सहमति जाहिर की। जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मुलाकात कर इस मामले पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन और रूस के तनाव को कम करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से भी मिलने को तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव यहां दिया। जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मुलाकात का यह प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने कहा कि संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूक्रेन केवल कूटनीति के रास्ते पर चलता रहेगा। वैसे अमेरिका लगातार यह दावा कर रहा है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इस युद्ध का आगाज करने वाला है। अब आपको यह बताने जा रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आखिर क्या होता है। दरअसल यह एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां पर एक देश छिपकर जानबूझकर स्वयं की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो ये बताता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया, जिसकी आड़ में ऐसा करने वाला देश अपने शत्रु देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए युद्ध शुरू करने का दोष अपने प्रतिद्वंदी देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। इतिहास पर नजर डालेंगे तो ऐसे कई मौके आए जहां पर फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देश पर हमला किया गया। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने एक हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लाखों विमानों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रहा है कि रूस ने अपने सैन्य ठिकाने पर बड़ी तादाद में अपने सैनिकों और बख्तरबंद उपकरणों को तैनात किया है। इसके अलावा बेलारूस, क्राइमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर अभी भी रूस की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। रूस की इन तैयारियों को देखकर ही शायद अमेरिका का कहना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और रूस का मकसद यूक्रेन के साथ तनाव कम करना नहीं, बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस पर झूठ बोलने और दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है और उसने जंग की तैयारी पूरी कर ली है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है और पुतिन बातचीत की टेबल पर आकर इस विवाद का हल निकालें। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर दोहराया कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन वो हर सूरत हाल में यूक्रेन की मदद करता रहे। और सीधा रुख इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ करेंगे। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार, जहां पर 140 करोड़ की निकासी का यह सबसे बड़ा मामला था, इसे लेकर 5 साल की सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 140 करोड़ रुपए की करीब निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद देखिए किस तरह से इस घोटाले पर फैसला यहां पर सामने आया है। और इस निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला यहां पर सुनाया है। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 3.5 साल की जो सजा है पहले ही सुनाई गई थी। दुमका कोषागार से अवैध राशि की निकासी के मामले 5 साल की सजा पहले ही हो चुकी है। इसी तरह से चाईबासा कोषागार से निकासी के एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई और अब एक मामले में 7 साल की भी सजा और इस मामले में 5 साल की सजा। याद लगाते हैं, निचली अदालत का निर्णय है और देश जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इस मामले में अलग अलग करके अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई है।
और पूरी हालात पर देश की भी नज़र है। बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो हजारों 10,000 करोड़ पर गमन का आरोप है, लेकिन जो अनुसंधान अन्वेषण एजेंसियां हैं जिनके अधीनस्थ होकर के काम करती है वह सवाल के घेरे में जरूर होती है। न्यायिक निर्णय अन्वेषण के आलोक में होता है, क्योंकि अन्वेषण जो करता होता है वो एजेंसी देश की सीबीआई है, और सीबीआई ने जिस रूप से अन्वेषण की है और अन्वेषण के फलाफल माननीय न्यायालय को समर्पित किया है, उस आलोक में न्यायालय का निर्णय है। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है। और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं, और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। लालू प्रसाद जी के मामले में एक बात स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि देखिए, सबको पता है, न्यायालय भी जानते हैं, इस देश का हर व्यक्ति जानता है, औरत मर्द जानता है कि लालू प्रसाद जी को किस रूप में इस देश की एजेंसियों ने इनके खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अन्वेषण किया है। तो अन्वेषण का फलाफल के आलोक में न्यायिक निर्णय हुआ है। इस निर्णय पर हमारा सीधी इतनी ही टिप्पणी है कि हम ऊपर की अदालत में जाएंगे और न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और देश इस निर्णयों को बड़े ही गंभीरता से। तो चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार सबसे बड़ा निकासी मामला रहा, जिसमें दोषी पहले ही ठहरा दिए गए थे, लेकिन निगाहें टिकी हुई थी कि कितने साल की सजा यहां पर लालू प्रसाद यादव को होती है। तो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। 139 करोड़ की अवैध निकासी का ये पूरा सबसे बड़ा मामला इसमें रहा। हालांकि विशेष अदालत ने जिस तरह से ये फैसला यहां पर सुनाया है, कहा जा सकता है कि मुसीबतें यहां पर पहले से ही बढ़ गई थी। जब दोषी करार दिया गया था, फैसला आना था, निगाहें उनकी भी टिकी हुई थी, परिवार के सदस्यों की भी टिकी हुई थी, पार्टी से जुड़े तमाम दिग्गजों की भी जुड़ी हुई थी। देवघर कोषागार हो, दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार या फिर दूसरी अवैध निकासी का कोषागार मामला हो, उसे लेकर पहली ही सजा हो चुकी है। नजरें आज इसी पर टिकी हुई थी कि डोरंडा कोषागार मामले को लेकर, जो कि करीब 139 करोड़ की निकासी का सबसे बड़ा मामला रहा, उसे लेकर आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर सामने आता है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रमोहन, पूरी डिटेल के साथ आपसे चाहेंगे कि आप बताएं। बिल्कुल, देखिए 15 तारीख को लालू यादव समेत 99 लोग वहां पर कोर्ट में हाजिर हुए थे जो आरोपी थे, जिसमें कोर्ट ने 75 लोगों को दोषी करार दिया था और उसमें 36 लोगों को उसी दिन 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी। और आज बाकी बचे हुए जो 38 लोग थे उनको आज कोर्ट में हाजिर होना था, जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर किया गया, और उसमें लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाए गए हैं। इससे पहले 4 मामलों में लालू यादव पहले से जेल गए थे और उसके बाद उनको बीमारी के आधार पर फिर वो बाहर आए थे। हालांकि बीच में उनको जब जब सजाएं हुई है और जब जब उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा है वो गए हैं। लेकिन इस बार, इससे पहले जब लालू यादव के वकील रांची हाई कोर्ट पहुंचे थे तो उस समय ये कहा गया था कि जो भी मामले अभी चल रहे हैं जिसमें लालू यादव जेल में हैं, जब तक आधी सजा नहीं काट लेते हैं तब तक उनको वहां से बेल नहीं मिल सकता है। और उसी आधार पर लालू यादव को बेल मिला था, जिन 4 मामलों में लालू यादव पहले से जेल में थे। और ये 5वां मामला है डोरंडा कोषागार का, जिसमें 51 हाई कोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है 60 लाख। तो अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने नजर आ रही हैं, कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ा निकासी का ये मामला यहां पर रहा। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ की निकासी का ये सबसे बड़ा मामला। और चंद्रमोहन मेरे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। चंद्रमोहन, एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि आज सीबीआई की विशेष अदालत में किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आई होगी, किस तरह से ये पूरा फैसला यहां पर आया है और क्या असर इसका? देखिए, सबसे पहले तो अभी लालू यादव के घर का तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो राबड़ी देवी यहाँ पर रहती हैं, तेजस्वी यादव घर में मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि एकाएक सजा के ऐलान होने से पहले जो पार्टी के तमाम नेता, विधायक और कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुँचे थे। अब से थोड़ी देर पहले वो लोग यहाँ से निकले हैं और अभी ये सजा का ऐलान हुआ है, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाए गए हैं। 92 से लेकर और
95 के बीच में तकरीबन 139 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकाले गए थे और इस पूरे मामले में आज तकरीबन 26 साल बाद यह फैसला आया है, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाए गए। हालांकि पार्टी और परिवार के लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि अब वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन 15 फरवरी को जो इसमें आरोपी थे 99 लोग, वो रांची सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए थे और फिर उसके बाद 75 लोगों को उसमें दोषी करार दिया गया था, जिसमें 36 लोगों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद बाकी जो 38 लोग थे उनको आज कोर्ट में पेश किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और फिर उसमें यह सजा सुनाई गई है, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा और साथ ही 60 लाख रुपए जुर्माना लगाए गए हैं। इससे पहले 4 मामले में लालू यादव पहले जेल जा चुके हैं और उसमें आधी सजा काटने के बाद बीमार होने की वजह से, क्योंकि लालू यादव बीमार हैं, उनको किडनी की बीमारी है, बीपी है, शुगर है और हार्ट के भी पेशेंट हैं, उसके आधार पर उनको बेल मिला था, जिससे वो बाहर हैं। और अब एक बार फिर से 15 तारीख को जब उनको दोषी करार दिया गया था तो फिर वो जेल में हैं और अभी रिम्स, जो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में अभी वहां पर भर्ती हैं। और जब ये सज़ा सुनाई जा रही थी उस समय लालू यादव खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर जुड़े हुए थे, एक मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात थे और पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी रिम्स में मौजूद थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सुबह से परिवार के लोगों को इस बात को लेकर इंतजार था कि आखिर क्या फैसला सुनाया जाता है और उसके बाद क्या कोर्ट का निर्देश होता है। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए कोर्ट ने बिल्कुल जुर्माना चंद्रमोहन, लगाया इस बीच है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत अब आगे बढ़ने की बात यहाँ पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं के जरिए सामने आ रही है। क्या आगे कानूनी दांव पेच नजर आता है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देवघर कोषागार हो, दुमका कोषागार हो, चाईबासा कोषागार हो, इसके अलावा एक और बनता है, क्या हाफ सेंटेंस पूरा हो जाता है या फिर इनका बचा रह जाता है, तो वो थोड़ा बताएं कानूनी पहलू से। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि लालू जी कब जेल से बाहर आएंगे, वकील साहब कब तक जेल से बाहर लाएंगे? जजमेंट की कॉपी पहले हमारे हाथ में आने दीजिए, वो अमूमन शाम तक आएगा, तो उसको स्क्रूटनाइज करने दीजिए, उसके बाद हम अपील ड्राफ्ट करेंगे तभी बता पाएंगे, उसके पहले कुछ नहीं बता सकते। उससे पहले कुछ नहीं बता पाएंगे। भोला यादव हमेशा साथ रहते हैं लालू जी के, आप बताइए अब इस फैसले से कितना आहत हुए? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है जो ऊपरी न्यायालय से हमारे नेता को जरूर राहत मिलेगी और जरूर बरी होंगे। झटका लगा? ये बातें हमें ग्राह्य नहीं हो रहा है जो आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अब आगे लालू जी की तबीयत काफी खराब है, जो स्वास्थ्य उनका है वो उसके बारे में बताया जाए। मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सारे डिटेल हमारे अधिवक्ता आपको बताए हैं, उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग चलेंगे, अपील में जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। तो ये भोला यादव जो कि उनके काफी करीबी हैं और साथ ही रहते हैं, लगभग अभी जैसे ही फैसला आया इन्होंने अपना फैसला सबसे पहले सुनाया भी, उन्हें वहां पर फोन करके बताया भी। और अब कुल मिलाकर माहौल इन लोगों के बीच काफी गमनीम है, काफी दुखी है, ये गमनीम माहौल है। लेकिन अब क्योंकि जब फैसला आ गया है, 5 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है लालू प्रसाद यादव को। और देखिए, राहत की तो उम्मीद पहले से ही नहीं थी, क्योंकि दोषी करार यहां पर दे दिया गया था। सजा का इंतजार था कि आखिर कितनी सजा यहां पर होती है। 3.5 साल तक की सजा होती तो थोड़ी राहत जरूर नजर आती, लेकिन 5 साल या 5 साल से ऊपर की जो सजा है वो यहां पर कितनी लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ाती हुई नजर आती है, इसके बारे में जानकारी हमें चंद्रमोहन यहां पर दे रहे हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि आप इस वक्त घर के बाहर मौजूद है, क्या कुछ पारिवारिक हलचल यहां पर दिखाई दे रही है? उसके साथ साथ क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे यादव परिवार का कदम यहां पर नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये राबड़ी देवी का आवास है, जहां पर अमूमन जब लालू यादव आते हैं तो रहते हैं, तेजस्वी यादव यहीं रहते हैं और परिवार के तमाम लोग जो हैं तेज प्रताप को छोड़कर यहीं सब कोई रहते हैं। तो सुबह से यह इंतज़ार हो रहा था 10 बजे के बाद से कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, कोर्ट की ओर से क्या सज़ा सुनाई जाती है। और अब जब फैसला आ गया है तो परिवार के लोगों को और पार्टी के लोगों का यह मानना है कि अब ये ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेकिन
15 तारीख को ही लगभग यह तय हो गया था कि 3 साल से नीचे की जो भी सजा थी उन लोगों को सुना दी गई, जिसमें 36 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद यह माना जा रहा था कि 3 साल से ऊपर की सजा मिलेगी, जिसमें यह भी हो सकता था कि 7 साल की सजा हो या 5 साल की सजा हो। तो आज 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाए गए हैं और अब परिवार के लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेकिन इससे पहले लालू यादव को जिस जिस मामले में भी सजा मिली है उसमें आधी सजा काटने के बाद लालू यादव को राहत मिली थी और उसके बाद फिर जब उनकी आधी सजा पूरी हो गई थी तो फिर बीमारी का हवाला देकर उसके बाद फिर वो बाहर आए थे, जिसमें पहले वो रिम्स में भर्ती थे, रिम्स के बाद फिर वो दिल्ली एम्स गए थे और एम्स के बाद फिर लालू यादव यहाँ पर घर पर आए थे। सजा के ऐलान के 2 दिन पहले 13 तारीख को यहाँ से फिर वो रांची गए और रांची के बाद फिर जो पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जब लालू यादव वहां पर पहुंचे 15 फरवरी को, जहां वो दोषी करार दिए गए थे और उनके साथ 99 लोग इस पूरे मामले में आरोपी थे जो कोर्ट में पहुंचे थे, जिसमें 24 लोगों को बरी कर दिया गया था और बाकी जो 75 लोग थे उनमें 36 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें काफ़ी लोग वहां पर वहीं से बेल लेकर कोर्ट से वापस चले गए थे। लेकिन उसी दिन यह बात साफ हो गई थी कि लौटेंगे आपके पास चंद्रमोहन, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपनी कुल सजा का जो आधे से ज्यादा वक्त है वो जेल में बिता चुके हैं और इसी के आधार पर जमानत भी उन्हें मिली थी। हालांकि जमानत खत्म हुई, फिर से गए और आज इंतजार था कि आखिर इसको लेकर, सबसे बड़ी अवैध निकासी को लेकर क्या फैसला यहां पर सजा के तौर पर सामने आता है। लौटेंगे आपके पास। और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने लालू प्रसाद यादव पर कोर्ट के फैसले को उनके कर्मों का फल बताया। प्रतिक्रिया नहीं है, जैसा करनी हो वैसा भरनी, यही प्रतिक्रिया है, दूसरा क्या है। अगर हम भी करेंगे तो वही करेंगे, भरेंगे, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो समाज का परंपरा है और ये तो शुरू से सृष्टि ही है हमारे यहाँ कि कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। तो कर्म जो ऐसा करेंगे वैसा हमारा फल मिलेगा। और डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? 5 साल की सजा इस कोषागार यानी कि सबसे बड़े निकासी मामले को लेकर। देखिए, चारा घोटाला उस कालखंड का सबसे बड़ा घोटाला था और उसमें जिस प्रकार से कई लोग अभियुक्त बने, उसमें श्री लालू प्रसाद जी बने और फिर न्यायालय में मामला बरसों तक चला और अलग अलग जो कोषागार था उसके अनुसार कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई के दौरान कई लोगों को सजा भी हुई। उसी आलोक में आज पुनः उन्हें सजा सुनाई गई है। और देखिए, भारत में न्याय व्यवस्था आज भी कहीं न कहीं एक विश्वास पैदा किया है और न्यायालय अपना काम करती है, न्यायालय ने अपना काम किया है। तारकेश्वर जी, यहाँ पर भोला यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, दुखी भी नजर आए इस फैसले के बाद, लाजमी भी है, लेकिन कह रहे हैं कि हम ऊपरी न्यायालय जाएंगे, न्याय की उम्मीद अभी भी बाकी है। नहीं, ठीक है, जो न्यायालय के जो अलग अलग स्तर बने हुए हैं वो फिर अपने ढंग से पूरे मामले को देखती है और उस पर गौर करती है। उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि जो न्यायालय है वो अपना काम करता है और उसके अनुसार जिस प्रकार के आरोप होते हैं फिर उसकी जांच होती है और एक लंबी प्रक्रिया से चारा घोटाला गुजरा है और उसके आलोक में न्यायालय ने सजा दी है। तो न्यायालय अपना काम करता है, न्यायालय ने अपना काम अपने दायित्व से किया है। तारकेश्वर जी, 1990 से लेकर 1995 ये पूरा मामला 139 करोड़ का सबसे बड़े निकासी का ये मामला सामने आया। 26 से 27 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, फैसला आया, देरी जरूर हुई, लेकिन आप इस फैसले को किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि सियासत पर विश्वास किया जाता है, पर जब तमाम दिग्गज फंसते हैं, जड़ें गहरी नजर आती हैं, तो सवाल उठने जनता की तरफ से भी लाजमी हो जाते हैं। आप मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर ये न्याय की तस्वीर है? निश्चित तौर पर मैंने तो पहले भी कहा है कि न्यायालय में सबों का विश्वास है और न्यायालय जो फैसला लेती है वो सबको सम्मान करना चाहिए, करते भी हैं। और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लोग अपना प्रयास भी करते हैं
उच्च न्यायालय भी जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी जाते हैं, लेकिन कानून अपना काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हमसे बातचीत इस वक्त कर रहे थे। अपनी बात उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रखी। आज जानकारी आप तक एक बार फिर से पहुंचा दे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं दिग्गजों के लिए एक बड़ा झटका रहा। डोरंडा कोषागार जो कि सबसे ज्यादा निकासी का मामला रहा, 139 करोड़ का ये मामला रहा और इसे लेकर 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमें जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त आप लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर ही मौजूद हैं। परिवार के कौन कौन से सदस्य घर में मौजूद हैं और क्या किसी तरह का रिएक्शन या किसी तरह की कोई हलचल दिखाई दी सुबह से, क्योंकि नजरें तो टिकी हुई थी, क्या फैसला आने वाला है? बिल्कुल, देखिए राबड़ी देवी का आवास है जहां पर राबड़ी देवी रहती हैं और लालू यादव जब आते हैं तो यहीं रुकते हैं। तेजस्वी यादव भी इसी घर में रहते हैं। तो सुबह से इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि कब इस मामले में फैसला आएगा और क्या फैसला कोर्ट की ओर से आता है। तो अब कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है जिसमें राबड़ी देवी अभी इस कंपाउंड में घूमते हुए नजर आई। हो सकता है कि तेजस्वी यादव थोड़ी देर बाद बाहर निकले और अपनी बातों को रखें, क्योंकि परिवार का साफ तौर पर यह मानना है कि अब ये ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो अभी बाहर निकले और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी जिस दिन 3 साल की सजा जिन लोगों को सुनाई गई थी 15 तारीख को, जिन 36 लोगों को, उनको उसमें काफ़ी लोगों को वहीं से बेल मिल गया। उसी दिन यह पार्टी और परिवार के लोग समझ चुके थे कि 3 साल से ऊपर की सज़ा होनी है और ऐसे में इनको ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन 4 मामलों में लालू यादव पहले से सज़ा काट रहे थे, जिसमें वो जेल भी गए और उसके बाद तबीयत खराब होने की वजह से उनको बाहर आने के लिए इजाज़त मिली कोर्ट की ओर से। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए थे डोरंडा के सबसे बड़े मामले में, जिसमें 139 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी और तेज प्रताप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, एक बड़ा झटका है, जाहिर सी बात है, परिवार का सदस्य होने के नाते भी, परिवार का एक सबसे अहम हिस्सा होने के नाते भी, क्या आप कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? हेलो हेलो, आपसे जानना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से 5 साल की सजा इस पूरे मामले को लेकर सुनाई गई है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? तेज प्रताप जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार फिर से मैं सवाल दोहराऊंगी। बड़ा झटका है आप सभी के लिए, परिवार के लिए। चलिए फिर से दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, परिवार के कितने सदस्य इस वक्त घर में मौजूद हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है सभी की निगाहें, पार्टी से जुड़े हुए तमाम दिग्गजों की, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की और परिवार के सदस्यों की निगाहें टिकी हुई थी, अब ऊपरी तौर पर ऊपरी न्यायालय पर जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अभी घर में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे थे और उनके साथ कई विधायक भी मौजूद थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और यह इंतज़ार किया जा रहा था कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। हालांकि वो निकल कर यहाँ से जा चुके हैं और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको यह पता था कि 15 तारीख को जब 99 लोग कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में जब हाजिर हुए थे, उसमें 24 लोगों को बरी कर दिया गया था और बाकी जो 75 लोग थे उनको दोषी करार दिया गया था।